हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न को हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न व्यंजकों के सभी गुणनखंडों को लिखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम सभी गुणनखंड ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली में प्रश्न दिया है, हम इसको फिर से देखते हैं। यहां पर पहला में दिया गया है 5t वर्ग, ठीक है, का सभी गुणनखंड। अब यहां पर 5t वर्ग का सभी गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो है इसमें दो पार्ट हैं। एक तो यहां पर जो है संख्यात्मक वाला है जिसको हम अचर राशि बोलते हैं, और दूसरा है चर राशि। तो ये जो आपका दिख रहा है अचर राशि 5, उसके गुणनखंड को हम पहले लिख लेते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या मिलेगा हमको? इसका मिलेगा 1 और दूसरा मिलेगा 5, ठीक। उसके बाद जो टी वर्ग है उसके गुणनखंड को हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा टी और टी वर्ग। गुणनखंड किसे कहते हैं आपको बताया जा चुका है। यदि आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के जो है देख सकते हैं। अब यहां पर टी हो गया और टी वर्ग भी हो गया। अब 1 का गुणा टी से करोगे तब तो उतना ही मिलेगा, 1 का गुणा टी वर्ग से करोगे उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर हम 5 का गुणा कर दें टी से तो ये हो जाएगा 5t, और टी वर्ग से कर दें तो 5t का वर्ग। इस प्रकार से 5t वर्ग का सभी गुणनखंड हमको क्या मिला? 1, 5t, टी वर्ग, 5t और 5t का वर्ग। ऐसे ही अगर हम दूसरा वाला देखें 7xy का सभी गुणनखंड, प्रोसीजर सेम है, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। अब यहां पर देखिए 7 का गुणनखंड लो तो होगा 1 और 7, x और y का लोगे तो ये आएगा x, दूसरा आएगा y और तीसरा आ जाएगा xy। अब 1 का इनके साथ गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आने वाला, यही चीज जो है फिर रिपीट होगा, तो हम नहीं लिखते। 7 का जो है गुणा कर देते हैं 7x, 7y और 7xy। इस प्रकार से 7xy का सभी गुणनखंड हमको ये मिला 1, 7xy, xy, 7x, 7y, 7xy। तीसरा इसका देखते हैं 14l वर्ग m का सभी गुणनखंड। मैं यहां नीचे से लिख रहा हूं। सबसे पहले तो ये 14 जो दिया है उसका जो है गुणनखंड लिखेंगे। क्या आएगा? 1, 2, 7 और 14। एल वर्ग एम का अगर हम लेंगे तो पहले एल के लिए देखते हैं, यह आएगा एल और एल वर्ग आएगा, ठीक है। उसके बाद एम। अब फिर क्या ले सकते हैं? एल आ गया, एल वर्ग आ गया, एम आ गया। अब एल और एम भी आ सकता है, एल वर्ग और एम भी आ सकता है, ठीक है। ये 14 का तो 1, 2, 7, 14, ठीक है। एल वर्ग एम का अगर हम देख रहे हैं तो एल भी हो सकता है, एल वर्ग भी हो सकता है, केवल एम भी हो सकता है। फिर ये एल एम होगा और एल वर्ग एम भी होगा। अब 1 का ये पूरे अचर वाले गुणनखंड में गुणा करेंगे तो सेम आएगा, रिपीट होगा वही चीज, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 का इनके साथ गुणा कर दें तो देखो क्या मिलेगा, 2l, 2l वर्ग, 2m, 2lm, 2l वर्ग m। अगर हम 7 का गुणा करें तो 7l, 7l वर्ग, 7m, 7lm, 7l वर्ग m। ठीक वैसे ही अगर 14 का गुणा करें, 14l,
14l वर्ग, 14m, 14lm और 14l वर्ग m। तो इसमें इतने सारे गुणनखंड मिले हैं कि ऐसे जगह में जो है कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे, पहले जो है अचर का, उसके बाद चर का, और उसके बाद अचर का चर के साथ में गुणा भी कर देते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाला नहीं है। लास्ट दिया गया है 39 LMN का सभी गुणनखंड, ये भी वैसे ही लंबा जाने वाला है। अगर हम 39 का गुणनखंड निकालें तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 13 मिलेगा और 39 मिलेगा। 1 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाएगा, 3 एकम और 3 तिया, 13 से भी जाएगा और 39 से भी जाएगा। अब ये जो LMN है, सिंगल सिंगल ले लो, LMN। अब दोनों को दो दो का पेयर करके ले लो, LMMN और LN, और तीनों को एक साथ ले लेंगे LMN। अब देखिए, एक का यदि इनके साथ गुणा करेंगे तब तो रिपीट हो जाएगा, 3 का हम गुणा करके फिर लिख सकते हैं, 3L, 3M, 3N, 3LM, 3MN, 3LN और 3LMN। ऐसे ही 13 का भी गुणा करेंगे, 13L, 13M, 13N, 13LM, 13MN, 13LN और 13LMN। ठीक वैसे ही 39 का गुणा करेंगे, 39L, 39M, 39N, 39LM, 39MN, 39LN और 39LMN। तो इस प्रकार से जो है आपका पहला प्रश्न में जो सभी गुणनखंड ज्ञात करना था, ये चारों का हमने सभी गुणनखंड ज्ञात कर लिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न व्यंजकों के सभी संभावित गुणनखंड लिखकर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहां पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बुक में जो तरीका दिया है वो मैं पहले बता देता हूं। 5s के सभी गुणनखंड क्या होगा? 5 का अगर देखेंगे तो 1 और 5, और s का केवल s होगा। 1 का s से गुणा करोगे s आएगा, और 5 का s से गुणा करोगे तो a मिलेगा हमको 5s। ठीक वैसे ही 2s वर्ग के सभी गुणनखंड, 2 का क्या होगा? 1 और 2, और s वर्ग का यह आएगा s और s वर्ग। 1 का इनसे गुणा करेंगे, रिपीट होने वाला है। 2 का अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 2s और 2s वर्ग। ठीक है। अब इसमें अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में हो उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद यहां पर 5 है तो यहां पे 5 नहीं है, यहां पर s है, यहां पर भी s है, तो यहां पर लिख देंगे s। उसके बाद और कोई भी जो है उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में। ठीक है। अब हमको पता है कि महत्तम समापवर्तक जो होता है, ये जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो सबसे बड़ा है वही जो है कहलाता है। तो 1 और s अगर लें तो बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको s मिलता है, तो महत्तम समापवर्तक भी हमको क्या मिलने वाला है? s। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये जो आपको बुक में मेथड दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम लोग
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोला जाता था तो हम क्या करते थे? 12 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते थे। 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 तिया 12, और 16 का 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। और यहाँ पर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को चयन करते थे। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर से यहाँ 2 है, फिर से यहाँ 2 है। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक जो आता था, ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए 1 2 ले लिए, ये दोनों उभयनिष्ठ के लिए 1 ले लिए, और 2 दूनी कितना 4। ये हमारा जो है संख्या वाला जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का प्रक्रिया होता था। यहाँ पर इसको भी आप इस मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 5s दिया है, सीधा सीधा इसका लिखा था 5 गुणित s। नीचे में दिया गया है 2s वर्ग, तो यहाँ पे लिखते 2 गुणित s गुणित s। ठीक है। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर देखते तो s और s होता, तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक हमको क्या मिल जाता है? s। ये बन जाता हमारा आंसर। और मेरे ख्याल से इस विधि के तुलना में ये विधि जो है आपको ज्यादा समझ में आएगा, पर आपकी मर्जी। आपको अगर ये समझ में आता है इस मेथड से बनाइए, ये समझ में आता है इस मेथड से बनाइए, दोनों ही तरीके से बनाएंगे तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सही आएगा। ध्यान ये रखना है समझ कौन सा आ रहा है, उसके हिसाब से जो है आपको बनाना है। इसको जो है हम दूसरे वाले मेथड से बनाएंगे जो कि अभी मैं बताया हूं, है ना। 9m वर्ग का अगर हम गुणनखंड करेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणित 3। और m वर्ग को क्या लिख सकते हैं? m गुणित m। वैसे ही 3t को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणित 3। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला? एक ही तो मिला है। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक आपको कितना मिलेगा? 3। देखो कितना इजी है इसमें। ठीक है। इसके बाद हम तीसरा वाले को देखते हैं। यहाँ पर दिया है 6a वर्ग। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3, और a वर्ग का करेंगे तो क्या हो जाएगा? a गुणित a। और 8ab, इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 8 का हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, और ab का a गुणित b। अब उभयनिष्ठ अगर देखें तो ये 2 और ये 2 उभयनिष्ठ है। यहाँ 3 है पर इधर 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो पहले वाले में नहीं है। और कौन सा उभयनिष्ठ है? a और a। तो आपका यहाँ पे महत्तम समापवर्तक क्या मिलने वाला है? इसके लिए 1 लिए और इसके लिए जो है 1 लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2a। और ये हो जाता है आपका आंसर। अगर इधर कट जा रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2a जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक चौथा बचा हुआ है। चौथा को हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर रहेगा। 7m का घात 3। तो 7 का गुणनखंड तो केवल 7 है, और m का घात 3 है, तो m को कितने बार लिख देंगे? 3 बार लिख देते हैं। और साथ में दिया गया है 6m। 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणित 3, और यहाँ पर साथ में है m। इन दोनों में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो केवल m दिखता है, तो इसलिए हमारा महत्तम समापवर्तक क्या मिलने वाला है? m जो है प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि सभी गुणनखंड ज्ञात करके भी आप कर सकते हैं और ये तरीका भी अपना सकते हैं। यहाँ पर बोला है सभी गुणनखंड लिखकर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहला वाले को मैं बताया भी हूँ, तो उसी के अनुरूप आपको समझ में आता है तो सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, उसके बाद महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। या तो फिर अगर सभी गुणनखंड ज्ञात करके वाला शब्द नहीं लिखा रहेगा तो अभी जो मैं सेकंड मेथड बताया हूँ उससे जो है आप कीजिएगा। ठीक है। तो आज जो हमने प्रश्नावली 8.1 का 2 क्वेश्चन कवर किया है, पहला और दूसरा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।